ठीक। एक जिले में कितने जिले पंचायत हो सकते हैं? एक। कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? एक जिले में कितने जिला पंचायत हो, कौन डिसाइड करेगा? ग्राम पंचायत को कौन डिसाइड कर रहा था? राज्यपाल। जनपद पंचायत को कौन कर रहा था? राज्यपाल। इसको कौन पर करेगा? राज्यपाल। इसमें क्या सस्पेंस वाली बात? इसको भी कौन करेगा? राज्यपाल। तो कौन सा जिला पंचायत, उसके अंदर कौन कौन से जनपद पंचायत होंगे, कितने ग्राम पंचायत होंगे, उसकी अधिसूचना कौन जारी करेगा? राज्यपाल। अब इसके देखिए इसमें कौन कौन होता है इसकी संरचना में। एक तो होते हैं सदस्य जिनका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा। इनका निर्वाचन कैसा होगा? प्रत्यक्ष। कि जिला पंचायत के जो भी सदस्य बनना चाहते हैं उनके लिए अलग से प्रत्यक्ष चुनाव होता है। दूसरा इसमें और कौन होगा? अध्यक्ष होगा ना भाई। और इसका चुनाव कैसा होगा? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। जैसे वहां पे जनपद पंचायत का हो रहा था सेम वैसे। ठीक। अब यहाँ तीसरा देखिए, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, और ये क्या कहलाते हैं? नामित सदस्य। ठीक। तीसरे कौन होंगे? जनपद पंचायत के अध्यक्ष। तो एक जिला पंचायत के अंदर जितने भी जनपद पंचायत आते हैं वो सब के जितने भी अध्यक्ष हैं वो अपने आप इसके क्या बन जाएंगे? सदस्य बन जाएंगे। ठीक। और वो क्या कहलाते हैं? नामित सदस्य। दुर्ग जिले वाले हैं, दुर्ग जिले के जिला पंचायत के बन जाएंगे। रायपुर वाले रायपुर जिले के जनपद बन जाएंगे। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई चक्रानुसार क्रम नहीं है। 20%, 50%। एक के अंदर जितने भी होंगे वो सब के सब इसके जो जितने भी अध्यक्ष हैं वो सब के सब इसके मेंबर अपने आप बन जाएंगे। फिर इसके बाद आते हैं चौथा, वही विधानसभा सदस्य। अब इसमें भी वही क्राइटेरिया आएगा कि जिनका जो क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र वो इस जिला पंचायत के अंदर पड़ता हो, तो पूर्णतः या अंशतः क्षेत्र आता हो। और यदि कोई ऐसा विधायक है जिसका जो विधानसभा क्षेत्र है वो पूर्णतः सिटी के अंदर आता है तो वो इस जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन पाएगा। जैसे यहाँ जो अरुण वोरा हैं, वो अरुण वोरा दुर्ग के जिला पंचायत के सदस्य नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो दुर्ग अर्बन के अंदर आता है। ठीक। तो वो क्या हो जाएंगे? इनके निबंधन। चौथा, यहाँ देखिए 2 लोग और जुड़ जाएंगे। अब देखिए जो पुराना था जनपद पंचायत उसमें यही 4 लोग थे। अब यहाँ 5वां कौन और जुड़ जाएगा? लोकसभा सदस्य। लोकसभा सदस्य। अब इसमें भी क्या होगा? जो उनका क्षेत्र है, लोकसभा का जो क्षेत्र है वो पूर्णतः या अंशतः आता हो। पूर्णतः या अंशतः आता हो। और इसमें भी सेम क्राइटेरिया लगेगा। यदि इनका लोकसभा क्षेत्र पूर्णतः सिटी के अंदर आता है तो वो उसकी जिला पंचायत के सदस्य नहीं बन पाए। ठीक। अब लास्ट में एक और आ जाएगा, लोकसभा का बना दिया तो राज्यसभा वाला भी आ जाएगा। अब यहाँ इनका कोई क्षेत्र होता है क्या? राज्यसभा वाले का कोई क्षेत्र होता है कि रैंडम बनता है? तो फिर इन लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई? जैसे देखो ये दुर्ग का अगर कोई विधायक वो है, जैसे ये लोकसभा का संसद है वो दुर्ग को रिप्रेजेंट करता है, फिर ये किसको करते हैं? किसी को नहीं करते, खाली ये एक पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ के 5 लोग हैं तो उनका कोई राज्यसभा क्षेत्र नहीं, वो पांचों के पांचों मिलकर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? छत्तीसगढ़। तो इनका कोई क्षेत्र नहीं है, तो फिर इनको कैसे डिसाइड करें? तो इसमें क्या करेंगे? इनका जिस क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम आता है, जिस जगह में, अगर वो जगह इस जिला पंचायत के अंदर आता है तो वो अपने आप जिला पंचायत का मेंबर बन जाएगा। मतलब क्या है? जिस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम है, यदि वह जिला पंचायत के क्षेत्र में आता हो तो क्या बन जाएगा? ये जो राज्यसभा सदस्य है वो अपने आप जिला पंचायत का सदस्य बन जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पिछले वाले से थोड़ा और ये कॉम्प्लेक्स हो गया। विधानसभा वाला तो वहाँ आ ही गया था, यहाँ लोकसभा वाला भी आ गया और राज्यसभा वाला भी। ठीक है। अब जो राज्यसभा वाला है इसको ध्यान से याद रखिएगा।
कि कभी इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाए। पता चला उसने स्टेटमेंट में दिया कि जो राज्यसभा वाला है कि जी जो इसका वो राज्यसभा का मेंबर है उसका जो क्षेत्र है पूर्णतः या अंशतः आता है, तो आपने उसी को टिक कर दिया, ठीक है। इनका कोई क्षेत्र होता नहीं है, तो फिर इसको डिसाइड करने के लिए क्या देखा कि ऐसा कौन सा मतदान क्षेत्र है जहाँ की मतदाता सूची में इसका नाम आता है। अगर वो क्षेत्र इस जिला पंचायत के क्षेत्र के अंदर आता है तो फिर क्या करेंगे, इसको भी इसका सदस्य बना देंगे, ठीक। चलिए, तो ये हो गया इसका संरचना। अब इसमें भी देख लेते हैं फटाफट, 2 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। इसमें देखिए सदस्य, इनका निर्वाचन कैसा होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष, ठीक है। उम्र कितनी होगी, वही चल रहा है यहाँ तो 21 साल का कोई बढ़ना ही नहीं है, तो कितना होगा, 21 वर्ष। और इसमें भी यही नियम लागू होगा कि जो भी व्यक्ति विधानसभा में जो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी बनने के लिए एलिजिबल है, यहाँ भी एलिजिबल रहेगा, लेकिन उसको सिर्फ इस आधार पर नहीं हटाया जाएगा कि उसका उम्र 25 से कम है। यदि उसने 21 वर्ष पूरा कर लिया है तो वो जो है चुनाव इसका लड़ सकता है। अब इसका देखिए, ये त्यागपत्र किसको देगा, अध्यक्ष को। जमानत राशि कितनी रहेगी, अच्छा मैंने वो उसमें जनपद पंचायत में जमानत राशि बताई कि नहीं बताई? नहीं, वो तो सरपंच के लिए, जनपद में नहीं बताई ना। जनपद के जो सदस्य हैं उसके लिए जमानत राशि लिख लीजिए पीछे जाके। उसके लिए जमानत राशि है अनारक्षित के लिए 2000 और आरक्षित के लिए 1000। जनपद पंचायत का नामांकन भरने के लिए जमानत राशि अनारक्षित के लिए 2000 रुपये, आरक्षित के लिए 1000 रुपये। जनपद पंचायत का अध्यक्ष बनने के लिए कोई जमानत राशि होगी, ठीक। तो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनने के लिए कोई जमानत राशि नहीं लगेगी, क्योंकि पहले वो दे चुके हैं किसमें, चुनाव, ठीक। चलिए, तो इसकी जमानत राशि कितनी होती है, इसका बढ़ के कितना हो गया, 4000 अनारक्षित, और उसका आधा जो है रिजर्व के, और ये है ओपन वाले, ठीक। तो अब याद रखिएगा, ग्राम पंचायत में पंच का कितना था, 50, सरपंच का था 1000 रुपये, जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं उसका कितना था 2000, इसका कितना हो गया 4000। उसका जस्ट हाफ कर दोगे तो वो रह जाएगा कैटेगरी के लिए, ठीक। चलिए, इसमें देखिए, इसका जमानत राशि हो गया, त्याग पत्र देगा वो अध्यक्ष को, और इसको भी हटाना है। हटाने की जो प्रक्रिया है, तो उसमें वही है, सिर्फ निलंबन या फिर त्यागपत्र, ये दोनों चीज़ अगर दे देता है, खुद से त्यागपत्र दे दे या फिर उसको सस्पेंड कर दे किसी काम के लिए, तो वो अपने क्या हो जाएगा, अपने जो पद है वहाँ से हट जाएगा। ये हो गया सदस्य के लिए। सेम ऐसे चलेगा अध्यक्ष के लिए। इसका चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष, 21 साल इसके लिए भी चाहिए। ये त्यागपत्र किसको देगा, पुराना वाला किसको दे रहा था, जनपद पंचायत वाला, कलेक्टर को। ये भी देगा किसको, कलेक्टर को। ठीक, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसने कलेक्टर को दे दिया, कलेक्टर यहाँ एक्सेप्ट नहीं करता है ना, वो सिर्फ कलेक्टर एक जरिया है। ये अब किसके पास जाएगा, राज्य सरकार के पास, ठीक। ऐसा नहीं कि कलेक्टर को दिया उसने, कलेक्टर वहीं साइन करके ठीक है चलो तुम जाओ, तुम्हारा पद से हट गया, ऐसा नहीं। ये अब आगे किसको देता है, राज्य सरकार को, और राज्य सरकार फैसला करेगी कि उसको हटाना है कि नहीं हटाना है, ठीक। चलिए, फिर जमानत राशि इसमें कुछ होगी क्या, इसके लिए कुछ लगेगी नहीं, इसके लिए क्या हो जाएगा, नील, क्योंकि इसने पहले ही सदस्य बनने के लिए जमानत राशि दे चुका है। इसको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, इसमें वही आएगा, इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव, निलंबन और त्यागपत्र, इससे इसको हटा सकते हैं। सेम वैसे बना लीजिए उपाध्यक्ष के लिए, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक। उपाध्यक्ष भी अपना जो त्यागपत्र है किसको देगा, कलेक्टर को। 21 साल इसके लिए भी मिनिमम एज है। इसका चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। जमानत राशि इसको भी देने की जरूरत नहीं है, और इसको भी हटाने की प्रक्रिया क्या है, अविश्वास प्रस्ताव है, निलंबन है और त्यागपत्र है।
अब यहाँ भी आ जाता है कौन, CO। ये भी क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये किसका है, जिला पंचायत। ये कौन रहता है, IAS। ठीक, तो दोनों CO हैं। ये कौन रहता है, IAS। इसका भी काम क्या है, पहली मीटिंग कौन बुलाएगा, यही बुलाएगा। ठीक है, 7 दिन की या 3 दिन की जो सूचना देना है यही देगा। उसके बाद चलिए अब देखते हैं यहाँ से बैठक, पहली बैठक। नहीं, वो टेम्प्रेरी बेसिस पे हो सकते हैं, लेकिन परमानेंट जो पोस्ट है वो IAS के लिए है। क्योंकि देखिए ये ऐसा कहीं पे लिखा नहीं कि IAS ही बनेगा, लेकिन IAS की जो लॉबी है वो किसी नॉर्मल को CO बनने नहीं देगी। क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो नीचे से प्रमोट होते हैं ना, जैसे जो स्टार्टिंग में IAS आएंगे वो स्टार्टिंग में SDM बनते हैं, जो IAS ट्रेनी होते हैं। तो ज़्यादातर जो IAS ट्रेनी होते हैं वो CO होते हैं। ठीक है, जैसे टीना दाबी थी, वो सबसे पहले एक जगह की CO बनी थी। ठीक है, तो ये जो IAS ट्रेनी वाले होते हैं वो ज़्यादातर CO होते हैं। कोई एकदम फुल फ्लेज जो कोई IAS ऑफिसर होगा वो किसी बड़े जगह का भले होगा, जैसे दुर्ग है, रायपुर है, वहाँ का होगा। किसी नए जगह का उसका IAS को वो जो CO बनना, जैसे कोई छोटा जिला है, नारायणपुर है, सुकमा है, वहाँ का CO आपको IAS नहीं मिलेगा। ठीक है, तो टेम्प्रेरी बेसिस पे कोई IAS नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ IAS भी किसी स्टेट में अनलिमिटेड नहीं है ना। एक IAS को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कोई अगर IAS लेने से मना कर दे कि भाई मेरे पास पहले ही बहुत काम है, तब फिर क्या करेंगे, टेम्प्रेरी बेसिस पे किसी को बनाना पड़े। लेकिन ज़्यादातर ये कोई नियम नहीं है, लेकिन जो IAS लॉबी है वो इस पोस्ट को रिजर्व करके रखी है, ताकि कल के दिन में यहाँ कोई देखे। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, अभी आप लोगों ने कि अगर नॉन IAS भी बन सकता है। ठीक है, अब इस पोस्ट को मैं नॉन IAS को देने लगूँ और कल के दिन किसी IAS को दूंगा, कोई लेगा नहीं लेगा। ठीक है, तो बात ये है, तो ये IAS वालों ने अपने लिए रिजर्व करके रखा है, ताकि अगर कोई नीचे वाला IAS आता है जो स्टार्टिंग अपना कैरियर स्टार्ट कर रहा है वो ये बने, तो उसको ये वाला फील ना हो कि भाई ये तो नॉन IAS के लिए पोस्ट था, मेरे को पकड़ा दिया। ठीक है, इसीलिए वो रखा हुआ है। अदरवाइज कोई नियम नहीं है कि IAS ही रहेगा, IAS नहीं रहेगा। ठीक है, CO की पोस्ट होती है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे किसी को भी दे दे, लेकिन ये एक कन्वेंशन चला आ रहा है कि ज़्यादातर जो जिला पंचायत के वो होते हैं वो IAS को देते हैं, और जो जनपद पंचायत के होते हैं उसके CO जो हैं स्टेट PCS वाले होते हैं, जो डिप्टी कलेक्टर है उसको देते हैं। ठीक, वे ऐसा कभी ये इसमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि CO हमेशा IAS को दिया नहीं है। ठीक है, ये आपस में बोलचाल वाला हुआ। चलिए, तो इसकी पहली बैठक देखिए, सेम जो हमने पुराना देखा था वही चलेगा। रिजल्ट के कितने, 30 दिन के अंदर। ठीक, कौन बुलाएगा पहली मीटिंग, CO बुलाएगा। पहली मीटिंग में क्या होगा, शपथ होगा पहले, फिर अध्यक्ष का चुनाव, फिर उपाध्यक्ष का चुनाव। ठीक, अब इसमें भी सेम वही बात है जो पुराना आएगा कि कोई अध्यक्ष जिला पंचायत का अध्यक्ष बनने के बाद यदि लोकसभा राज्यसभा का मेंबर बन जाता है, विधानसभा का मेंबर बन जाता है, या किसी सहकारी समिति का सभापति बन जाता है, तो उस दिन से अपने आप इसका जो पद है वो रिक्त मान लिया जाए। ठीक, तो ये जो सेम चीज़ें हमने पुराने पैटर्न पढ़ी थी उसी पैटर्न में आएगा। अच्छा, इसमें वार्डों की संख्या ये नहीं हो पाया ना, इसमें वार्डों की जो संख्या होगी तो कितना होगा, 10 से लेके 35। ठीक, वार्डों की संख्या कितनी होगी, 10 से लेके 35। अब ये हो गया हमारा पहला बैठक। सामान्य बैठक में भी वही होगा। सामान्य बैठक कौन बुलाएगा, कौन बुलाएगा, अध्यक्ष। ठीक है, कितने दिन की सूचना देगा, 7 दिन की। अगर अध्यक्ष नहीं बुलाता है तो फिर कौन बुलाएगा, CO। ठीक, विशेष बैठक भी कौन बुलाएगा, अध्यक्ष बुलाएगा। लेकिन अगर यहाँ भी वही है कि अगर जितने सदस्य हैं, अगर उसमें से कुल सदस्यों के 50% लोग साइन करके दे दें एप्लीकेशन किसको, अध्यक्ष को, तो फिर अगले 7 दिन में क्या करना पड़ेगा, एक विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी। ठीक, और अध्यक्ष नहीं बुलाता तो इन लोग वो एप्लीकेशन किसको दे देंगे, CO को, और CO अगले 7 दिन के अंदर उसको जो ये है नई बैठक की सूचना जारी कर देगा। तो जो सेम पैटर्न हमने पुराना देखा था वही यहाँ पे भी चलेगा। और करो, आगे करो, हो गया। चलिए, एक लास्ट एक कार्यकाल वो बस और देख लें, फिर आगे बाकी